जब एमएमए कोई बोलता था कि यार मैं इसमें करियर बनाना चाहता हूँ तो मैं उसका खुद मजाक बनाता था कि यार एमएमए जैसे स्पोर्ट में करियर थोड़ी नहीं होता है। मतलब तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, चुपचाप से ये देखो कि तुम अपने घर को कैसे स्टेबिलिटी दे सकते हो। ये सब फालतू की बातें मत सोचो, ये अमीरों के चोचले हैं। मैं सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे लगा कि एमएमए जैसे स्पोर्ट से मुझे सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। मैंने थोड़ा छोटा काम चूज़ किया। ऑब्वियसली आर्मी में जाना और सरहद पे लड़ना वो बहुत ही बड़ा काम है, कोई समझे ना समझे, क्योंकि मेरे पापा बीएसएफ में रहे हैं तो मैं अच्छे से जानता हूँ इस चीज़ को। कि आप तो आते हो हीरो बन के ना, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट क्लास में आया, मैंने बोला मैंने 5 फाइट खेली हुई है, मैं कोई वो नहीं हूँ। तो जब मुझे मेरे आधे वेट की लड़की जब उड़ा रही थी मुझे, तो मुझे वो हम्बल किया उस चीज़ ने मुझे कि नहीं यार, मतलब मैं बिल्कुल दुनिया नहीं जानता। मेरी मम्मी का हमेशा से यही था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस। मेरे पापा बड़े बिंदास हैं, मेरे पापा ऐसे हैं कि जो करना है करो भाई, जो करना है करो, लेकिन बड़ा करना। कुछ पॉलिटिशियंस आए थे घर पे, उन्होंने मेरी मम्मी जाके बोली कि इसको गवर्नमेंट जॉब लगाना। आप बच्चों को वायलेंस सिखाओ, बच्चे वायलेंस नहीं करेंगे। जिसको पता है कि वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आप एक बच्चे को बॉक्सिंग जिम में भेज रहे हो, एमएमए जिम में भेज रहे हो, उसको पता है कि वायलेंस आपके साथ क्या कर सकता है, तो वो बाहर नहीं लड़ेगा। एक दिन पहले वेट कट से एक दिन पहले आपको बिना खाए बिना पिए रहना पड़ता है। आप पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते। उसके ऊपर से आपको अपनी बॉडी से पानी निकालना है स्वेट के फॉर्म में, ताकि आपका वेट कम हो। वो जो पूरी तपस्या है, वो मेरे को लगता है वो एक्सपीरियंस है। फिजिकल मेहनत हर कोई कर लेता है, लेकिन टॉप पे वही पहुंचेगा जो घर जाके भी 2-3 घंटे दे रहा है, स्टडी को दे रहा है कि वो स्टडी कर पा रहा है। मेरे से बहुत कुछ चीज़ें विजुलाइज करी और मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है कि ऐसा होगा स्पोर्ट में, मैं यूएस जाऊंगा और मैं बड़े बड़े लेजेंड से मिलूंगा और मैं फाइट जीतूंगा यूएफसी में, इंडिया का नाम लूंगा, इंडिया का झंडा ऐसे लेके घूमूंगा पूरे केज में। ये तो मैंने सोचा हुआ है। आप रात को सोते टाइम ना सपने देखते हो ना छोटे छोटे, तो सब मैंने सोचा हुआ था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फेमस हो जाऊंगा। तो ऐसे देखते हैं कि इंडिया में एमएमए, उनको विश्वास नहीं होता है कि इंडिया में एमएमए, तो वही एक उस चीज़ का ना मुझे थोड़ा सा ना गुस्सा हो गया। क्योंकि जब मैं बाहर ट्रेन करने गया थाईलैंड, बाली, मैंने रियलाइज़ किया यार ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। ये समझते हैं कि इंडियन फाइटर ही नहीं हो सकता। हेलो अंशुल भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया बढ़िया अरिंद भाई। यूएफसी के बारे में वैसे जो हमारे लिसनर्स हैं वो ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं कि अंशुल भाई देश के दूसरे वो हैं जिसको एथलीट हैं जिनको यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पहले एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बट दूसरे यूएफसी जो यूएफसी में फाइट करने वाले दूसरे एथलीट हैं, और पहले एथलीट हूँ जिसने यूएफसी स्टेज में फाइट जीती है। और रोड टू यूएफसी और यूएफसी भी अलग है। हाँ जी, जो आपने चैम्पियनशिप जीती है और उसके बाद अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अभी फाइट होने वाली है। बट एक बहुत बड़ी बात है, इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो एक ऐसे देश में जहाँ पे क्रिकेट नहीं खेला जाता है, वहाँ से कोई उठ के और आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो वो उस तरीके से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं, उससे भी बड़ी बात है। हाँ, उससे भी बड़ी बात है। बट ये यूएफसी में और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जिसमें इतनी सारी स्किल्स यूज़ होती हैं, तो आपका ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? क्योंकि एक ना तो इंडिया में इस स्पोर्ट का कुछ ज़्यादा वो है, और जब आपने शुरू किया होगा तब तो बिल्कुल ही एक्सपोजर नहीं था, और ट्रेनिंग के लिए कैसे करना है वो सारे क्वेश्चंस रहते होंगे कि कहाँ जाना है। तो ये सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ? जब ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ तब मेरे दिमाग में इसको एमएमए को करियर बनाना नहीं था, तो मैं इसको स्टार्ट कर पाया। अगर मेरे दिमाग में होता कि मुझे करियर बनाना है तो मैं शायद स्टार्ट भी नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत एम्बैरेसिंग है मेरे लिए बोलना, लेकिन मैं जब एमएमए कोई बोलता था कि यार मैं इसमें करियर बनाना चाहता हूँ तो मैं उसका खुद मजाक बनाता था कि यार एमएमए जैसे स्पोर्ट में करियर थोड़ी नहीं होता है। मतलब तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, चुपचाप से ये देखो कि तुम अपने घर को कैसे स्टेबिलिटी दे सकते हो। ये सब फालतू की बातें मत सोचो, ये अमीरों के चोचले हैं। स्पोर्ट्स इतना पैसा कहाँ से लाओगे एमएमए जैसे स्पोर्ट में, जिसमें इतना बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, इसको कैसे खेलोगे और क्या करियर बनाओगे? ये अमीरों के लिए। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया था कि मेरे को कोई स्पोर्ट खेलना है, क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट खेल रहा था। मैं सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे लगा कि एमएमए जैसे स्पोर्ट से मुझे सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं
तो मैं CDS के लिए जब आर्मी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू में बैठा हूँगा तो मैं उनको सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ कि ये मैंने कॉम्बैट स्पोर्ट खेला है, तो आर्मी जैसे फील्ड में मुझे ये हेल्प करेगा क्योंकि मैं कॉम्बैट एथलीट हूँ। तो मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया था सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए। जब कोई टूर्नामेंट आता था, एमेच्योर टूर्नामेंट, तो मैं 1 महीने ट्रेनिंग करता था और फिर खेलता था और फिर सर्टिफिकेट लेके वापस आ जाता था। इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। बट धीरे 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 मुझे एकदम क्या बोलते हैं आपको आदत लग गई और मैं इसके प्यार में पड़ गया और मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। मैं आज इतना ऑब्सेस्ड नहीं हूँ जितना मैं स्टार्टिंग में था। मैं बस मेरे को याद है कि एक टाइम पे मैं रोज़ सपने देखता था। मतलब मेरे को याद, मैं ऐसे सोचता था कि अच्छा ठीक है, आज मेरे को MMA का सपना तो आना ही है, कुछ ना कुछ कोई टेक्निक का सपना आना है, तो मतलब ऐसे प्रिपेयर होकर सोचता था। तो मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो गया। फिर जब आपको पता लग गया कि करियर हो ना हो इसमें, लेकिन आप इसके बिना जी नहीं सकते, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक चांस तो देना चाहिए। वो मैंने कहीं पे YouTube में, Instagram में सुन लिया कि एक ही लाइफ है, अपने आप को चांस देना चाहिए। तो तब मैंने मोटिवेशनल कोई स्पीकर का सुना मैंने। तो फिर मैंने सोचा एक चांस दूंगा, 1 साल दूंगा अपने आप को। मैंने पूरी प्लानिंग करी। और ये कब डिसाइड हुआ था? 2018 में मैं दिल्ली आया था। 2017 में मैंने डिसाइड करने लग गया था, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, कि मैं MMA को एक चांस दूंगा। लेकिन मैंने सोचा देहरादून में चांस दे नहीं सकते क्योंकि देहरादून में है नहीं, उस टाइम पे कोई भी MMA अकेडमी नहीं थी और लेजिट नहीं थी। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मुझे पता लगा दिल्ली, बॉम्बे, ऐसे बड़ी सिटीज़ में ही MMA वैसे ही, अभी तो फिर भी काफ़ी बड़ा हो गया है, अब तो हर स्टेट में छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में MMA अकेडमी खुल गई। लेकिन उस टाइम पे बट सिटीज़ में थी, मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली में थी। तब मैंने सोचा कि मुझे तो किसी बड़ी सिटी में जाना है, तो पैसे जमा करता हूँ। तो मैंने 8-10 महीने पैसे जमा किए और फिर मैं दिल्ली आ गया। मैंने सोचा कि 1 साल का मैंने पैसा जमा किया। 1 साल के अंदर मैंने बोला ये 1 साल की मैंने कमाई करी है, 1 साल मैं सर्वाइव करूँगा दिल्ली जाके मस्त, 1 साल अपने आप को चांस दूंगा। लेकिन मैं देहरादून का लड़का, उत्तरकाशी का, जो देहरादून में फैमिली के साथ आ रहा है। मैं दिल्ली आया और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि 2 महीने में सारे पैसे ख़त्म। क्योंकि यहाँ आके मुझे पता लगा आपको रेंट भी देना होता है, सिक्योरिटी भी देनी होती है, ब्रोकर की भी फीस देनी होती है, पानी का बिल अलग आता है, बिजली का अलग आता है। तो इन चीज मेरे को ये पता नहीं था कि आप छोटे टाउन में, खाना भी इतना महंगा है। और चलो खाना तो आप एडजस्ट कर लेते हो किस तरीके से, लेकिन जो रहना है वो बहुत महंगा था। तो अचानक से वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। ऑब्वियसली वो सबके सब हम एक ही टाइप की फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन वो नई नई जॉब लग गए थे। किसी की सैलरी उस टाइम 12,000 आ रही थी, किसी की 10,000 आ रही थी, लेकिन स्टिल वो जमा करके थोड़ा थोड़ा और 8-10 हज़ार मुझे भेजते रहते थे हर महीने। अच्छा। हाँ, तो 3-4 महीने में मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, लेकिन मेरे कोई ना कोई दोस्त हेल्प कर, किसी की एक पुलिस में लग गया था, तो उसकी जैसे ही बोनस आता था, वो दिवाली के टाइम उसने बोनस आया तो बोनस मुझे भेज दिया। अच्छा, मुझे लगा वो वाला बोनस। नहीं, वो वाला बोनस वो PSC में है, तो उसको वाला बोनस नहीं मिलता। तो इस तरीके से धीरे धीरे सब कुछ चलते गए। मैंने गिव अप नहीं किया, तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। बट देहरादून से जैसे यहाँ पे दिल्ली में आए, तो आपको कैसे पता चला था कि कहाँ पे ट्रेन करना है, कहाँ पे जा सकते हैं? या मतलब ये भी एक एक्सरसाइज रहा होगा ना कि यार कौन बेस्ट है, उनके पास ट्रेनिंग लेना चाहिए, या ऐसे रैंडम था ये भी डिसीजन? इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। एक मेरा दोस्त था, जब मैं देहरादून में ट्रेन करता था MMA के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला था, बॉडी बिल्डर। तो वो मिला मुझे, उसने मुझे बोला कि दिल्ली जाना है MMA के लिए। मैंने बोला हाँ यार, दिल्ली का मुझे जिम का पता नहीं, बॉम्बे का मुझे एक जिम का पता है। उसने बोला दिल्ली में बहुत अच्छा जिम है, एक क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब। उसने मुझे यूट्यूब में दिखाया उसकी वीडियो, अच्छी फाइट कर रहे हैं, टेक्निकल है लोग। मैंने बोला हाँ, यहाँ चलते हैं। तो वो आया, वो उसने बोला मुझे ठीक है, मेरे को एक जगह भी पता है, 3-4 दिन हम रहेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमको क्या करना है, उसके यहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं। तो उसने बोला मैं वहाँ पे अगर पैसों की कमी होगी जॉब भी लगा दूंगा, हमारे जिम में एक जिम में ट्रेनर लग जाएंगे दोनों भाई। मैंने बोला चलो ठीक है, बेस्ट है, तू तो एकदम सही बात कर रहा है। हम आए दिल्ली, आई थिंक दिलसाद गार्डन रहते थे, बहुत दूर है वो तो हम गाज़ियाबाद साइड। तो हम मेट्रो चेंज करके आते थे। मैं कुछ 5-7 दिन रहा हुआ, लेकिन वो लड़का मेरे साथ एक दिन आया क्लास,
उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया क्रॉस ट्रेन से, जो मेरा अभी जिम है, होम जिम है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, मेरे को कोचेस से मिलाया। मतलब वो भी पहली बार आया था, लेकिन उसने दिखाया कि अच्छा ये जिम है, तो उसने एक दिन मेरे साथ ट्रेन किया। और उस दिन के बाद उसका आई थिंक पता नहीं फैमिली प्रॉब्लम हो गया देहरादून में, फिर वो देहरादून चला गया। मैं फिर दिल्ली में अकेला था, फिर मैंने भी चेंज किया रूम वूम अपना, देखा किस तरीके, फिर से वो आया कि अच्छा मेरा हो गया है देहरादून में, मैं वापस आता हूँ। फिर वो वापस आया, फिर उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जहाँ पे मैं रह रहा था वो छोटी सी जगह थी। उसने बोला यार इतनी छोटी जगह में मेरे रहने की आदत नहीं है ना, कि ना उसके मम्मी पापा आई थिंक डॉक्टर थे। अच्छा। तो वो बोले कि यार उसने मुझे एक चीज़ बोली, यार मैं सीरियसली अंशुल तुझे बताऊँ, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे नौकर भी नहीं रहते ऐसी जगह। तो उसने ऐसा बोला, मैंने बोला यार यही है मेरे पास, तो तू अपना देख ले। तो वो वापस चला गया। तो वो मैं मानता हूँ कि वो फरिश्ता था मेरे लिए एक, जिसने आया, मुझे एक जिम दिखाया, सब कुछ अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया सब कुछ, और मुझे नहीं पता कि आज की डेट में कहाँ है कैसा है, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं सीरियसली मुझे अजीब लगता, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि वो सच में आपको ना, एक कुछ लोग होते हैं ना जो आपको टाइम टाइम पे हेल्प करते हैं, तो उसने उस टाइम पे मुझे हेल्प किया। जिस जिम में मैं हूँ, मेरे को जो मेरे हेड कोच हैं सिद्धार्थ सिंह, और जो मेरा पूरा जिम है, टीम मेंबर्स हैं, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं होता। उन्होंने मेरे पे बहुत फोकस किया, ट्रस्ट दिखाया। एक टाइम पे जब मैं एमेच्योर खेल रहा था, एक भी प्रो फाइट नहीं करती, कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया कि हाँ तू डेडिकेटेड है, और तू कंसिस्टेंट है, तू हार्ड वर्किंग है, हम भी तेरे पे भरोसा दिखाएंगे और चलो करते हैं। तो ऐसी टीम के पास उस लड़के ने छोड़ा मुझे, फरिश्ते ने। तो वहाँ पे जैसे लोग आते होंगे काफ़ी, मतलब सिर्फ कोई जिस के लिए आता होगा, कोई बॉक्सिंग के लिए आता है, कोई अलग एमएमए के लिए आ रहा है। तो आपको मतलब प्रोफेशनल, और उसमें आपने सीधा जाके यही बोला था कि मेरे को प्रोफेशनल एक तरीके से अप्रोच करना है इस गेम को? हाँ जी, मैं यही जाके बोला था कि मैं क्योंकि मैं एमेच्योर खेल चुका था उस टाइम तक। आई थिंक मैं 5 या 6 फाइट्स एमेच्योर खेल चुका था। उस टाइम पे इंडिया में एमेच्योर इवेंट्स इतने बड़े नहीं होते थे, और आप देखोगे एक एमेच्योर इवेंट में 1000 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, उस टाइम पे 20-30 आते थे। तो कंपटीशन इतना बड़ा नहीं था। तो मैं बिल्कुल अच्छा एथलीट नहीं था कि मैं ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट्स के लिए खेल रहा था। तो मैं एकदम ओवरवेट, बिल्कुल एथलेटिक ना होके जाता था, तो मुझसे ख़राब भी आते थे मेरे अपोनेंट। तो मैं 5 फाइट जीत चुका था तब तक, मैं 5 फाइट जीता था। और ये लेकिन वेट क्लास का कोई चक्कर नहीं होता था उसमें, जो एमेच्योर इवेंट्स होते हैं? नहीं, वेट क्लास का ऑब्वियसली चक्कर होता है, लेकिन आपको नहीं पता, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस, आप चाहते हो कि मेरा बस तीसरे नंबर पे भी आ जाओ ना, मेरे को बस सर्टिफिकेट चाहिए। ऑल्दो मेरी वो मेंटालिटी थी नहीं, क्योंकि जब मैं एक बार, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब मैं इवेंट में जाता था तो मैं ऐसा सोचता था कि जीत के आऊँगा या मर के आऊँगा। मतलब वो हमेशा से वो रहा मेरा, वो नेचुरली है कि मेरे को हारना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं 1-2 बार हारा हूँ एमएमए में नहीं, लेकिन जिजित्सु में, बॉक्सिंग में, तो मुझे वो फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझे कंपटीशन में, हाँ मतलब लाइफ में हारो कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन में हार, मतलब 1 to 1 मैन में हार, एक आदमी के साथ हारने का मेरे को बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं है। तो मैंने सोचा हुआ कि यार वो फीलिंग नहीं चाहिए मुझे। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जीतते रहूँ। और उस टाइम पे आप देखना भी शुरू कर दिए थे कि दूसरे फाइटर्स जो यूएफसी में जैसे फाइट कर रहे हैं, तो उनके क्या, कौन अच्छा कर रहा है, किससे, मतलब एक ये हो जाता है ना कि इस जैसा मेरे को बनना है, या ये स्किल मेरे को सीखनी है। तो उस टाइम पे जब आप आए होगे तो बहुत सारी कमियां होंगी, और फिर आपने क्या, मतलब क्या कॉन्वर्सेशन, किस तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है? कितना आप बोलते हो कि मेरे को ये सीखना है, कितना कोच बोलता है कि नहीं चुप रह तू अभी ये सीख? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप तो आते हो हीरो बन के ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट क्लास में आया, मैंने बोला मैंने 5 फाइट खेली हुई हैं, मैं कोई वो नहीं हूँ। तो जब मुझे मेरे आधे वेट की लड़की जब उड़ा रही थी मुझे, तो मुझे वो हम्बल किया उस चीज़ ने मुझे कि नहीं यार, अभी मतलब मैं बिल्कुल दुनिया नहीं जानता। मैं आजकल जब मुझे बच्चे मैसेज करते हैं कि अरे हम तो एमएमए बनना चाहते, एमएमए फाइटर, मैंने बहुत कुछ है, मैंने कितनी फ़ाइट करी है, मैं फ़ाइट नहीं करी है अभी तक। तो वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो कोचेज़ ने मेरे पोटेंशियल पहचान लिया था मेरा, क्योंकि बात ये नहीं है कि मैं कितना उस टाइम पे स्किल्ड था,
लेकिन मैं डिसिप्लिन था। मैं क्लासेस मिस नहीं करता था, मैं मॉर्निंग इवनिंग आता था, मैं थोड़ा पहले आ जाता था, थोड़ा लेट जाता था। जो मेरे सीनियर्स थे उनसे जो मुझे टैप कराते थे या फिर ना कोई पंचेस लैंड करते थे, तो मैं पूछता था कि क्या टेक्निक थी इसके पीछे, मुझे दिखा क्यों नहीं वो पंच आते हुए। तो वो मेरे को लगता है मेरे सीनियर्स और कोचेज़ ने रियलाइज़ किया कि, और क्योंकि आप जब इतने डेडिकेटेड होते हो तो आप ग्रो भी तेज़ी से करते हो। तो जब मैं गया था उस एकेडमी में तो मेरे साथ और बच्चे भी आए थे, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद मेरा गेम ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ। तो उसके बाद कोचेस ने भी रियलाइज़ किया कि हाँ इसमें कुछ बात है, इस पर फोकस किया जाए। तो पहले तो आपको खुद साबित करके दिखाना पड़ेगा ना किसी को, तभी आप पे कोई दाव लगाएगा। तो हाँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मेरे कोचेस मेरे भगवान हैं, मेरे टीममेट मेरे भाई लोग हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं है। और जब आप यहाँ पे आगे लड़ रहे थे, ये सीख रहे थे, तो मम्मी पापा क्या बोल रहे थे? मेरी मम्मी का हमेशा से यही था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस। मेरे पापा बड़े बिंदास हैं, मेरे पापा ऐसे हैं कि जो करना है करो भाई, जो करना है करो, लेकिन बड़ा करना। हाँ। या तो पढ़ाई करो और कोई नौकरी लग जाओ, अगर ये नहीं करना तो बड़ा करने की सोचनी है, अगर हटके करना है तो मेरे पापा ने हमेशा ये बोला है। लेकिन मेरी मम्मी ऐसे, मम्मी माँ तो माँ होती है ना, मैंने कि चुपचाप से गवर्नमेंट जॉब करो, मैं तुम्हें स्टेबल देखना चाहती हूँ, मरते पिटते नहीं देखना चाहती। तो मेरी मम्मी अभी तक कहती है कि अब क्योंकि अच्छा हो गया मैं UFC में खेल रहा हूँ, तो मेरी मम्मी अभी यही बोलती है कि कुछ पॉलिटिशियंस आए थे घर पे, उन्होंने मेरी मम्मी जाके बोली कि इसकी गवर्नमेंट जॉब लगाना। आज से कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी बोलती थी कि बस तू आ जा, अभी भी तेरे पास 1-2 साल बचे हैं, मेरे को किसी ने बताया कि इसका फॉर्म तू भर सकता है, अभी इसकी एज ज़्यादा है, तो ये सब घरों की वही कहानी है। तो गवर्नमेंट जॉब, और मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलता उन्हें। हाँ। मेरी फैमिली ने, मेरे माँ बाप ने आज तक पर्सनली एक इंसान को नहीं जानते जो स्पोर्ट में गया और जिसको सक्सेस मिली हो। तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे कि कोई जा सकता है और कर सकता है। फैक्ट्स तो यही है कि 95% एथलीट और आर्टिस्ट सड़क पे है। तो वो तो माँ बाप हैं यार, वो तो डरेंगे। अगर मेरा बच्चा भी बोलेगा कल के दिन कि आर्टिस्ट बनना है या एथलीट बनना है, तो मेरे को भी थोड़ा तो, अगर मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहेगा, तो मैं बोलूँगा कर यार जो करना है, नहीं भी होगा तो आ जाना इधर, लेकिन अपनी कोशिश पूरी कर। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, वो तो यही बोलेगा यार कि पहले तो सर्वाइव करो। और पापा BSF में थे, तो उन्होंने नहीं बोला कि यार आर्मी की तो आप कर ही रहे थे, क्योंकि वो पैशन तो रहता ही है कि पहाड़ी हो और इतने सारे लोग जाते हैं आसपास, ऐसा कोई घर ही नहीं होगा जो आर्मी में नहीं गए हैं बच्चे। तो उस कल्चर से जाना और मतलब फिर एक तरीके से दूसरी डायरेक्शन ले लेना, तो पापा ने भी, आपने देखा है कि यार आर्मी का एक अलग एस्पिरेशन होता है, उसकी अलग चस होती है। डायरेक्शन मैं नहीं बोल सकता अलग है, लड़ना तो दोनों में है। ऑब्वियसली वो लड़ाई बहुत बड़ी है और ये लड़ाई उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन है तो लड़ना ही। मैंने थोड़ा छोटा काम चूज़ किया। ऑब्वियसली आर्मी में जाना और सरहद पे लड़ना वो बहुत ही बड़ा काम है, कोई समझे ना समझे, क्योंकि मेरे पापा BSF में रहे हैं, तो मैं अच्छे से जानता हूँ इस चीज़ को कि, और आपको कभी पता नहीं ना क्या आज है, नहीं कल का पता नहीं। क्योंकि हम कितनी बड़ी बात कर ले, आप और मैं, हम तो अपना पैशनेट है, हम वो काम कर रहे हैं, हमें लग सकता है कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है लोगों ने कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब मेरे पिताजी BSF में थे, हार्ट से पोस्टिंग में होते थे, जब कश्मीर होते थे, उड़ीसा होते थे, झारखंड नक्सलवाद वाले एरिया में होते थे, तो कभी कभी नेटवर्क नहीं लगता था 5 साल, और आप न्यूज़ में सुन रहे हो कि एक ट्रक उड़ा दिया नक्सलियों ने, आप सुन रहे हो कि गोरेवाल। तो मेरे को वो याद है कि वो 4-5 दिन का टेंशन कैसा होता था फैमिली पे, आदमी पे तो हमें नहीं पता कैसा होता था। तो मतलब वो, आप अगर डिफेंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना, तो आपको, मतलब जो आर्मी वाले बच्चे हैं उनसे पूछोगी, जो है वहाँ पे, और जो उनके बच्चे हैं उनकी फैमिली, उनसे पूछोगी कितना हार्ड है। इसलिए आपको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे काम छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े काम है। मेरे को लगता है सबसे बड़े मुश्किल काम तो ये है, आर्मी और लेबर जो जिस तरीके काम कर रही है। मेरे को लोग बोलते हैं कितना फिजिकल काम करे, मेरे शकल पे दिखता है क्या मेरे फिजिकल? थोड़ी चोटें हैं, लेकिन आपको शकल पे दिख जाएगा जो फिजिकल मेहनत है। मजदूर देखो, आपको दिख जाएगा उसकी बॉडी पे कि कितना फिजिकल मेहनत उसको बोलते हैं। तो हम तो लकी हैं यार, अच्छा कर रहे हैं अपना, ऊपर वाले ने साथ दिया है। और इसमें कितनी स्किल्स हैं? देखिए आप, बॉक्सिंग का आपको आना चाहिए,
ग्रैपलिंग आनी चाहिए, स्ट्राइकिंग आनी चाहिए, इतने सारे स्किल्स को, लाइक दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। तो मतलब कितने कोचेस आपको रखने पड़ते होंगे, कितने लोगों से आपको सीखना पड़ता होगा? इट्स नॉट एज सिंपल कि एक बॉक्सिंग कोच है आप उससे सीख लेंगे, न्यूट्रिशन का अलग होता होगा, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मतलब इतना कोई मिडिल क्लास का बंदा सोच रहा है और वो उसके लिए अफोर्ड करना ये सब बहुत मुश्किल है। नहीं, आप ऐसा मत सोचो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप ऐसा मत सोचो कि मेरे को, अगर मेरा 1 लाख रुपए लगता है महीने का कोचेस पे, न्यूट्रिशन पे, अपने मेरे डाइटिशियन पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में लगाने की ज़रूरत नहीं। स्टार्टिंग में मैं 8,000 पे दिल्ली में, 8,000 में, मैं कोई माने नहीं माने, मैं 8,000 में दिल्ली में स्टार्टिंग के 6-7 महीने रहा हूँ और सर्वाइव किया है। जब आपके पास जितना है उतने से स्टार्ट करो। एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, आपको फिर ज़रूरी नहीं है कोई कोच हायर करना है। उस टाइम पे तो आप ये देखो कि आप एक की ग्रोथ हो गई, आप प्रोफेशनल खेलने लग गए, जब आपको फाइट से पैसा मिलने लग गया तो अपने पे फिर इन्वेस्ट करते रहो। लेट्स से कि मैंने पहली फ़ाइट खेली थी, उसमें मुझे पहली प्रोफेशनल फ़ाइट खेली थी, आई थिंक उसमें मुझे 1,20,000 रुपये मिले थे। तो मैंने सोच लिया कि ठीक है, ये 30-40 हज़ार हो गए मेरे न्यूट्रिशन के लिए, ये मेरे कोचेस को मैं अपना अब मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी करूँगा आपसे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो आप धीरे 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 ग्रो करते हो इस तरीके से कि पहले ही आप बोलोगे कि मैं भाई 50 लाख रुपए लेके चल रहा हूँ, और तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि बेसिक्स है। आपको पहले जैब क्रॉस सीखना पड़ेगा, जब पहले आपको चलना सीखना पड़ेगा, तभी आप दौड़ोगे, तभी आप मैराथन भागोगे। तो ये माइंडसेट तो नहीं होना चाहिए कि आप जाओ खूब सारा पैसा लेके। जहाँ तक बात है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बैट स्पोर्ट का, वही ब्यूटी है स्पोर्ट की। MMA सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल स्पोर्ट इसलिए है क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, दो स्किल्ड लोगों के बीच, जो बोल रहा है कि मुझे तुझे हराना है। अगर आप मेरे से बेटर भी हो, लेकिन अगर मैंने कॉम्बिनेशन सही बैठाया है स्किल्स का, तो मैं आपको हरा सकता हूँ। और देखो कितना ब्यूटीफुल है। अगर आपको बॉक्सिंग भी चलानी है, कितने लिम्स हैं आपके पास, हाथ हैं, पैर हैं, आप बॉक्सिंग कर सकते हो, आप एल्बो थ्रो कर सकते हो, आप नीज थ्रो कर सकते हो, आप किक्स थ्रो कर सकते हो। आर्ट तो योगा है, लोग शोल्डर भी थ्रो करते हैं क्लिंच पोजीशन में। तो इस तरीके का स्पोर्ट है। आपको रेसलिंग करनी है, उसके बाद आपको किसी को नीचे ही नहीं गिराना है, बस उसको, उसकी बॉडी को वहाँ पे भी मैनिपुलेट करना है। आप ट्राई कर रहे हो उसके जॉइंट्स तोड़ने के लिए, जो कि एक स्किल्ड आदमी है, पूरा चेस गेम है। एक बहुत स्किल्ड जिसने बहुत 10 साल दिए हैं स्पोर्ट को, आपने भी उतना ही दिया है, और आप उसके अगेंस्ट compete कर रहे हो। पूरा का पूरा चेस गेम है और ब्यूटीफुल है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ, एक बार जो MMA का फ़ैन हो गया, UFC का फ़ैन हो गया, वो कोई और स्पोर्ट की तरफ जा नहीं पाता है, क्योंकि वो एड्रेलिन जो आपको MMA देता है, दो लोगों को लड़ते हुए देखना देता है, वो कुछ नहीं देता है। अगर आप केज साइड में जाके कभी फाइट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद फाइट कर रहा हूँ, इतनी नर्वसनेस हो। जब वो किक थ्रो करेगा किसी की बॉडी पे, आप बोलोगे यू कैन फील इट। हाँ, यू कैन फील इट। आपको वो एड्रेलिन, और आप मानो आपको हमारी हिस्ट्री में यही हुआ है, हम लड़ने के लिए ही बने हैं। अब क्योंकि लाइफ इतनी इजी हो गई, सब कुछ आपके पास, ऑनलाइन आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो घर में। हम आज की डेट में इसलिए सोच रहे हैं कि यार पर्पस ऑफ लाइफ क्या है मेरा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ लाइफ कुछ है ही नहीं। आपको ये नहीं सोचना कि अगले दिन मुझे कैसे सर्वाइव करना पड़ेगा। आज से 500 साल पहले तक ऐसा नहीं था। आप रोज सुबह उठ के आप ये सोचते थे कि मेरे को सर्वाइव कैसे करना है अगले दिन। तो तुम्हारी इंस्टिंक्ट वही है लड़ने की, और वही इंजॉय करने की। आप अगर कहीं पे भी, यहाँ पे भी बाहर किसी ने बोल दिया कि यार लड़ाई हो रही है और दो लोग लड़ रहे हैं और सब ग्रुप बना, तो हम भी सोचेंगे यार थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, चलो देखते हैं। तो हम लड़ाई को बहुत इन्जॉय करते हैं। ह्यूमंस लड़ाई को बहुत इन्जॉय करते हैं, और क्योंकि आप आज की सोसाइटी में आप ऐसे नहीं लड़ा सकते किसी को भी। लेकिन तो आप एक रूल सेट के बना के केज के अंदर दो एथलीट्स को लड़ाओगे जिनको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, तो वो एक कमाल का स्पोर्ट बन जाता है। या बिल्कुल। और आपने जैसे बात की कि एथलीट जो हैं, बाहर के जो एथलीट्स हैं, आप क्या WWE भी देखते थे जब बचपन में? WWE तो मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ WWE का। मुझे जब क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वहाँ से कहीं ना कहीं बच्चों का, क्योंकि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है, और हम बोलते हैं कि वॉयलेंस है, इससे बचाना चाहिए बच्चों को, बट इट्स वेरी नेचुरल थिंग कि बच्चे भी उसको देखेंगे। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आप बच्चों को वॉयलेंस सिखाओ, बच्चे वॉयलेंस नहीं करेंगे।
जिसको पता है कि वॉयलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आप एक बच्चे को बॉक्सिंग जिम में भेज रहे हो, एमएमए जिम में भेज रहे हो, उसको पता है कि वॉयलेंस आपके साथ क्या कर सकता है, तो वो बाहर नहीं लड़ेगा। आप देखो सारे मार्शल आर्टिस्ट, बॉक्सर्स बाहर पे कितने काम है, कंपोज्ड हैं, वो लड़ते ही नहीं है। आप दिखाओ मुझे कहाँ आप सुन रहे हो कि किसी बॉक्सर ने किसी को मार दिया या कुछ ऐसे कर दिया, कुछ आप नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वॉयलेंस आपके साथ क्या कर सकता है, लड़ाई झगड़ा आपको कहाँ तक तबाह कर सकता है, जान से भी मार सकता है। वो कॉर्नर और उस कभी वाली जो बस वाली फाइट थी उसको छोड़ दे तो उसको छोड़ वो दे थोड़ा तो चलता रहता वो है। कुछ लोग तो पागल है बट आपका क्या कोई इंस्पिरेशन था? क्योंकि जैसे मतलब मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ, मैं यूएफसी को नहीं फॉलो करता हूँ, बट मैं देखता हूँ कि अच्छा ये इसमें ये क्वालिटी है, इस प्लेयर में ये क्वालिटी है। एंड अगर मतलब मान लो हम खेलते प्रोफेशनली तो हो सकता था कि हम भी उसको कॉपी करने की कोशिश करें कि ये स्किल यार मेरे को ऐसे शॉट मारना आना चाहिए। तो आपने देखा जब आपने शुरू किया प्रोफेशनली कि सबको स्टडी करना शुरू किया कि ये किस तरीके से खेल रहे हैं, क्या स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, तो वो कभी आया कि मेरे को भी इस तरीके से फॉलो करना है? मैंने बहुत एथलीट्स को देखा है, उनकी स्टाइल कॉपी किया, लेकिन मैं कभी किसी का फ़ैन नहीं बन पाया। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि एमएमए स्पोर्ट ऐसा है कि आपको टॉप पे रहना, बहुत लंबे टाइम तक कोई टॉप पे नहीं रह सकता। मतलब एमएमए में सचिन तेंदुलकर बनना बहुत मुश्किल है। एक दो फाइटर्स हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, 1-to-1 का स्पोर्ट है। तो मैं किसी को मोटिवेशन और कोई इंस्पिरेशन मेरी बन नहीं पाया, लेकिन मैंने हमेशा, क्योंकि आपको इंस्पायर कौन करता है? जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो, क्रिकेट में आपको इंस्पायर कर रहा है कि एक इंडियन एथलीट, एक इंडियन क्रिकेटर ने ये मुकाम हासिल किया, सचिन तेंदुलकर ने किया, धोनी ने किया, विराट कोहली ने किया। आप देख रहे हो कि, तो आप सोच सकते हो ये मेरी तरह दिखता है, ये मेरी तरह बोलता है, मेरे जैसा खाना खाता है, और ये यहाँ पे पहुँचा है, तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। इंडिया में कोई था ही नहीं जिसको मैं सोच सकूं। तो मैंने हमेशा अपने आप को विजुअलाइज़ किया कि मैं वो पहला हूँगा, मैं पहला इंडियन हूँगा जो बेल्ट वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा। जब मैं यूएफसी में जा रहा हूँ, लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, और लोग विश्वास कर पा रहे हैं कि एक इंडियन एथलीट भी यूएफसी जैसे प्रमोशन में जा सकता है। तो मेरे को लगता है मेरा फ्यूचर वर्जन ही मेरी इंस्पिरेशन थी। और तो हाँ, मैंने अपने आप इतना को कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मतलब लाइक ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये स्पोर्ट है और बहुत ही कम्पिटिटिव स्पोर्ट है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा शायद, या ये आपने कल्टीवेट किया है, या हमेशा से आप हर चीज़ में जब भी कोई काम करते थे तो इस तरीके से करते थे कि हाँ मैं ये तो कर ही लूँगा, इसमें क्या है? हाँ, झूठा बिलीव तो मेरा हमेशा से रहा है। अच्छा। ये मतलब मैं जब सोचता था कि मेरे को सीडीएस में आर्मी ऑफिसर बनना है, तो मैं ये नहीं सोचता था मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। मैं पैरा कमांडो बनूंगा, मैं बेस्ट पैरा कमांडो बनूंगा। उसके बाद मैं हाइट्स पे, मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ना आर्मी के अंदर भी कुछ ऑफिसर्स की, कुछ सोल्जर्स की स्टोरीज हैं, बिल्कुल लेजेंडरी स्टोरीज है। तो मैं हमेशा उसको देख के इंस्पायर हूँ कि मेरे को लेजेंड बनूंगा मैं, मतलब मैं नॉर्मल नौकरी नहीं करूँगा। तो मैंने कुछ भी जब भी सोचा तो बड़ा ही सोचा। ऑब्वियसली उसके लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं करी, क्योंकि शायद मैं उतना पैशनेट नहीं था या इंटरेस्टेड नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई कि मैंने जब भी सोचता था बड़ा ही सोचता था। और आपके पास ऑप्शन भी क्या है? आप और एमएमए जैसे स्पोर्ट में जहाँ पे इंडिया से कोई नहीं, आपके पास ऑप्शन क्या है? आप अगर बड़ा नहीं सोचोगे तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। आप आप स्पोर्ट कैसे फील्ड होता है? या तो आप टॉप पे हो, आपके पास सब कुछ है, या तो आपके पास कुछ नहीं है, बीच का नहीं है। कॉर्पोरेट जॉब्स में या नॉर्मल जॉब्स में उसमें क्या है कि आप बेस्ट हो तो आपको बहुत पैसा, आप बहुत सक्सेसफुल हो। आप बीच में हो, ठीक है, नीचे आ रहे हो तो भी ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा तबका है जो मीडियोक्रिस्तान जिसको हाँ, बोल सकते हैं, उसमें है। हाँ, तो दैट इज अलाउड देयर। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं कि आप नीचे भी ठीक है सर्वाइव कर रहे हो। स्पोर्ट में ऐसा नहीं है, या तो आप भूखे मर रहे हो या तो आप टॉप पे हो, या तो आप विराट कोहली हो या तो आप, क्रिकेट में तो फिर भी ठीक है, लेकिन एमएमए जैसे स्पोर्ट में इंडिया में तो या तो आप टॉप पे पहुंचोगे या तो कुछ भी नहीं होगे, आप तबाह हो जाओगे। तो मुझे तबाह नहीं होना था इसलिए मैंने ऐसे सपने रखे। कॉन्फिडेंट में हमेशा से रहा हूँ। मैं यही बोलता हूँ कि मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस तरीके से अपब्रिंगिंग दी है, और पहाड़ी लोग, हमको बताया जाता है, मेरे को याद है मेरे पापा ऑब्वियसली
हार्ड से पोस्टिंग में होते थे, हम गांव में होते थे, तो मेरी मम्मी ये सब प्रैक्टिसेस कराती थी कि रात को एक 5-6 साल का बच्चा अंधेरे में पहाड़ों में ना पहाड़ों से छुप जाता है, चांद की रोशनी एकदम अंधेरा हो जाता है, तो मेरी माँ बोलती थी कि जा वो पोल टच करके आ, वो 200 मीटर है अंधेरे में, और बच्चा डर रहा है कि इतना अंधेरे में क्यों, क्योंकि आपको ज़रूरी है, आप अगर ये चीज़ें नहीं कराओगे बच्चों को तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब तो काफ़ी अच्छा हो गया गांव, लेकिन कुछ टाइम पहले ना, आज से 20-25 साल बहुत जो है, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा माइंड सेट इस तरीके से बनाया गया, और धीरे धीरे आप ना चीज़ें अचीव करते रहते हो, आपके सोच बढ़ती रहती है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था दिल्ली, तो मैंने सोचा था मेरे को बस एक प्रो फाइट मिल जाए तो शायद ठीक हो जाएगा। जब मैं एक प्रो फाइट जीता तब मेरे को लगा कि अब मुझे जीतते रहना है। मैं जीतते गया तो फिर मेरे को ये विश्वास आ गया कि जिस तरीके से मैंने मेहनत करी है 5 साल में, अगर मैंने 5 साल के अंदर अंदर UFC जैसे प्लेटफॉर्म में मैं एंट्री कर गया इंडियन एथलीट ने, तो मैं अगले 5 साल में, अगले 3-4 साल में वर्ल्ड चैम्पियन बन सकता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि फेक है कुछ है। देखो माइक टायसन भी 13 साल का था, उसने स्टार्ट किया, 12-13 साल का था, 18-19 साल में वो चैम्पियन था, 5 से 6 साल के अंदर वो चैम्पियन बना है। तो ये पॉसिबल है अगर आपके अराउंड बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास कोचेज़ हैं, आप डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो, सारी चीज़ों को साइड रख के आप सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो 5-6 साल काफ़ी हैं किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए। 10 साल तो डेफिनेटली है ही है। और इसका ज़्यादा एज भी नहीं है ना, लाइक यू आर एट 28 नाउ, मैं एम 28, तो मतलब 34-35 तक आपका मैक्सिमम होता है, नहीं तो 40 बहुत, अगर फिट हो, इंजरीज नहीं है तो वहाँ तक पहुँच सकते हो। डिपेंड करता है कि आप इंजरी, आपके करियर में कितनी इंजरी रही है। आपके घुटने के 4-5 ऑपरेशन हुए तो ऑब्वियसली आपका टाइम घटता है, लेकिन हाँ 40, क्योंकि MMA के जो पीक स्टार्ट होता है वो 30 से 30, 31, 32, 33 ये स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आपका ब्रेन भी आप एकदम पीक पे होता है, आपका IQ भी पीक पे होता है, आपकी एथलेटिज्म भी पीक पे होती है, क्योंकि MMA के मिक्सचर है स्पोर्ट का, आपको इस मिक्सचर को बेस्ट करना है तो आपको टाइम लगता है। जो एवरेज एज है UFC चैम्पियन की वो 30-31 है। जो एंट्री है UFC में कब एथलीट एंटर करता है वो 28 है, क्योंकि आपको UFC क्रीम ऑफ द क्रीम है। आपको UFC में पहुंचना है तो आपको पहले छोटे प्रमोशंस में इन कंपनीज़ में जो UFC नहीं है लेकिन उससे छोटी कंपनीज़ है, उनमें जीतना पड़ेगा, उनमें साबित करना पड़ेगा कि मैं UFC के लायक हूँ, तब UFC उठाती है आपको। तो इसीलिए तो 5-6 साल तो वहीं लग जाते हैं, वहीं लगते हैं, डेफिनेटली ज़्यादा लग जाते हैं। मतलब मैंने तो लेट स्टार्ट किया है, लेकिन लोगों ने 10-10 साल पहले किसी और प्रमोशन को देते हैं, कहीं और खेलते रहते हैं, और 10-15 का फाइट का रिकॉर्ड करके फिर UFC में। ये तो मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस जो है एथलीट्स में, जो खासकर MMA हो गया, बॉक्सिंग हो गया, उनमें अलग लेवल पे होता है। लाइक इट्स, आई डोंट नो इफ इट इज़ फेक और नॉट, बट इट हैज़ टू बी देयर, क्योंकि इट्स नॉट फेक, हाँ, इट हैज़ टू बी देयर। फेक तब होता है जब आप उसके लिए काम नहीं कर रहे। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो फेक कैसा है? अगर मैंने सोचा, अब जो भी वर्ल्ड चैम्पियन नहीं है अभी है, उसने कभी तो सोचा होगा मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा, तभी तो वर्ल्ड चैम्पियन। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बस बन गया। हाँ, मतलब इट्स नॉट लाइक एनी अदर फील्ड की जहाँ पे यू आर ऑलवेज इन सेल्फ डाउट। मतलब ये कॉन्फिडेंस भरा होना चाहिए। और ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे माइंड का जो गेम है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे एक दूसरे के सामने आते हैं फाइटर्स फाइट से पहले, और फिर एक दूसरे को अच्छी बातें बोलते हैं तो अच्छी हाँ, गालियाँ भरी बातें, और फिर वो एक्शन भी होता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो एक तो स्ट्रेटजी है, माइंड से कैसे खेलना है स्ट्रेटजी, बट एक आप दिख जाता है, लाइक आंखों में आंखें डालते हो तो आपको दिख जाता है कि ये मतलब कितना पानी है, कितना दूध है। आर्ट ऑफ वॉर है पूरी की पूरी। आपको किसी के अगेंस्ट लड़ना तो है ही, लेकिन जब आप लड़ने से पहले तक का जो पूरा सफ़र है, आपका दिमाग सही जगह पे होना चाहिए। फाइट बिजनेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। आप केज के अंदर तो जाओगे, लेकिन उससे पहले आपके साथ क्या क्या होगा, आपको वेट कट करना है, आप इंजरी से डील कर रहे हो, आपका दिमाग सही जगह पे होना चाहिए। आपका ओपोनेंट अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रैश टॉक कर रहा है तो आपको उसको संभालना आना चाहिए। आपको उससे
पूरा फाइट वीक में आप बहुत बिजी हो, आपका फ़ोटो शूट हो रहा है, आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आपसे एक ही सवाल 4-4 बार पूछे जा रहा है, तो वो भी एक पूरी बैटल है, फाइट तक पहुंचना भी बैटल है। फाइट कैंप देखोगे जो 2 से 3 महीने का होता है, एक फाइटर करता है। फाइट कैंप में आपकी स्ट्रेटजी पूरी चेंज हो जाती है, आप इंटेंसिटी बढ़ जाती है ट्रेनिंग की, आपका फूड क्लीन हो जाता है, आप क्लीन खाओगे, आप एक टाइम पे सोओगे, आपके क्लासेस बढ़ जाती है और आप एक अपोनेंट के आगे के हिसाब से ट्रेन करते हो, पूरा कैंप उसके अराउंड करते हो। और जो वो कैंप है, कैंप कैसा है कि आपको स्पारिंग प्रैक्टिस करनी है। मैं और मेरा जो पार्टनर है जिम में, वो हम स्पारिंग कर रहे हैं, तो स्पारिंग किसके लिए बनी है? बॉडी को तोड़ने के लिए बनी है। मैं किक कर रहा हूँ तो वो हाथ से ब्लॉक कर रहा है, तो उसका हाथ टूट रहा है। अगर वो हाथ से ब्लॉक नहीं कर रहा है तो उसका हेड पे लग रही है। पूरा डिज़ाइन ही ये स्पोर्ट इस तरीके से है, आपको ब्रेक करने के लिए, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक हड्डी ब्रेक करने के लिए। तो ये मिरेकल है कि आप कि वहाँ तक पहुँच जाओ बिना इंजरीज़ के, नहीं होता है। आप इंजरीज़ के साथ ही जाते हो, सोरनेस के साथ, थोड़ा टूटी फूटी बॉडी के साथ पहुँचते हो, और फिर वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। और वो भी आपको धीरे धीरे देखना है कि आप पहले अपनी बॉडी तोड़ोगे, आप कंडीशन होंगे, फिर आप ब्रेक लेते हो 1 वीक का या 10 दिन का, फिर आपकी फिर पहुँचते हो। उस पर भी विश्वास करना पड़ता है। आप 10 दिन पहले तक फाइट से बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं कर सकते। आप ट्राई कर रहे हो कि मेरी बॉडी रिकवर कर जाए, तो आपको उस प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करना है। आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो कि यार मैं ट्रेन नहीं कर रहा, डर सा लगता है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, लेकिन यही ब्यूटी है इसको। एक इंसान अगर ये सब झेल के, एक दिन पहले वेट कट से एक दिन पहले आपको बिना खाए बिना पिए रहना पड़ता है। आप पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, उसके ऊपर से आपको अपनी बॉडी से पानी निकालना है स्वेट के फॉर्म में, ताकि आपका वेट कम हो। वो जो पूरी तपस्या है, वो मेरे को लगता है वो एक्सपीरियंस है एक, वो इतना कमाल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने ये सब देखा है, ये कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट के एथलीट समझ रहे होंगे, तो वो एक डिवाइन चीज़ है। आप वो एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो एक कॉम्बैट स्पोर्ट में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है और जीतने के बाद जो आपका एड्रेलिन है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने फुटबॉल भी खेला है, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट खेले, तो आप ऐसे स्पोर्ट खेल के जब जीतते हो तो आप थोड़ा सेलिब्रेट करते हो, आप घर जाके आराम करते हो। MMA जैसे स्पोर्ट में जब आप पूरा टूटे फूटे रहते हो, तब भी आप उछल रहे होते हो, आपका लेग काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आप दर्द में हो बहुत ज़्यादा, लेकिन एड्रेलिन इतना ज़्यादा है क्योंकि आपने किसी को हराया है मैन टू मैन कॉम्बैट में। एक जो उसका कॉन्फिडेंस होता है और टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हो, वो अलग ही है। आप उछल कूद रहे हो, भाग दौड़ रहे हो। नहीं, इसका तो वही मैंने कहा ना, मेंटल टफनेस का जो लेवल इसमें चाहिए, यू कांट डू दैट। लाइक हमको लगता है कि ये सिर्फ फिजिकल गेम है, बल्कि मेंटल का टफनेस का जितना इसमें रोल है, शायद उतना किसी चीज़ का भी नहीं होगा। तो किसी चीज़ में नहीं है। और ये भी है, सिर्फ ये फिजिकल स्पोर्ट नहीं है, इसमें आपका फाइट IQ बहुत अच्छा होना चाहिए। MMA जैसा स्पोर्ट तो अब बहुत ज़रूरी है, जो इतने मिक्स करके बनाया गया है एक स्पोर्ट को। आप एक अपोनेंट को बहुत तरीक़ों से हरा सकते हो। आपका फाइट IQ बहुत अच्छा चाहिए। टॉप पे तो वही पहुंचेगा। आपको अगर आप फिजिकल और एथलेटिक हो, आपको पंचेस चलाने आते हैं, तो मे बी आप छोटे स्केल में जीत जाओगे। लेकिन अगर वो टॉप पे पहुंचना है तो आपको स्टडीज़ करने में 5-6 डायरियाँ भरी है, इतनी मोटी मोटी अच्छा। नोट्स है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि नई टेक्निक्स क्या आ रही है। अगर एक टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है तो ऑब्वियसली आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि उसके काउंटर्स निकल चुके हैं, उसके काउंटर स्टडी हो चुके हैं। तो आपको स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है स्पोर्ट में, नई नई टेक्निक्स, क्योंकि अभी ये ग्रो कर रहा है। पहले एक ही स्टाइल, अगर आपका एक ही टाइप का स्टाइल है तो चल जाता था। अब फाइटर्स धीरे धीरे 2-3 टाइप के स्टाइल रख रहे हैं। जैसे मेरा 2 स्टाइल है, 2 फाइटिंग स्टाइल है। तो बहुत स्टडी है, बहुत IQ चाहिए आपको। फिज़िकल मेहनत हर कोई कर लेता है, लेकिन टॉप पे वही पहुंचेगा जो घर जाके भी 2-3 घंटे दे रहा है और स्टडी को दे रहा है, कि वो स्टडी कर पा रहा है। मेरे से कोई पूछता है कि क्या डिफरेंस है, तुमने इतने 5 साल के अंदर अंदर UFC में पहुंच गए, क्या डिफरेंस है तुम में और एथलीट में? मैं बोलता हूँ यही डिफरेंस है कि मैंने स्टडी करी, मैंने घर जाके नोट्स बनाए, हमेशा मैंने नई चीज़ों पे काम किया। इंडिया में MMA इतना ग्रो नहीं किया, वो एक अच्छी बात है कि हम अपने से भी पढ़ पाए, क्योंकि हमको कोई कोच बताने वाला नहीं था, तो हम अपने से पढ़ पाए। अब मैं बाहर जाता हूँ, मेरे को वर्ल्ड क्लास कोचेज़ मिलते हैं, स्ट्राइकिंग कोचेज़, ग्रैपलिंग कोच। जो मेरे हेड कोच हैं सिद्धार्थ सिंह, वो जूत्सु के मास्टरमाइंड, बहुत अच्छे कोच हैं वो। तो इस तरीके के लोगों से तो आप काम करोगे ही,
वो आपको बताएंगे, लेकिन आप घर जाके रिवीजन नहीं करोगे। वो टीचर बोलते थे ना बचपन में कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने क्लास में पढ़ा दिया वो तो तो हो गया। सबको ही बताया है ना। हाँ, तो आपको घर में जाके रिवीजन उस टाइम समझ में नहीं आया हम्म। वो रिवीजन कभी नहीं किया, लेकिन ये मैं बिल्कुल रिवाइज करता वही हूँ। मैंने इसलिए जो पहले सवाल पूछा था कि आप जैसे कैसे स्टडी करते हो, कि सभी जो एथलीट्स हैं उनके गेम्स को, तो उसी से पता चलता है कि भाई क्या नई टेक्निक आ रही है, एंड यू हैव टू स्टडी अ लॉट। वो बिल्कुल सही है। वेट कट की आपने जैसे बात की, वेट कट में इतना चैलेंज होता है, जैसे रेसलर से मैंने बात की है तो वो कहते हैं कि जस्ट एक दिन पहले आपने जैसे बताया कि खाना पीना सब बंद, और आपका पूरा फोकस होता है कि किस तरीके से वेट कैटेगरी में कट ना हो जाओ आप। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और कई बार ऐसा होता है कि फ़ाइट के समय आपकी मतलब एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो वो जो पूरा एड्रेनलिन है वो मतलब उसे लेके आना पड़ता है कि भाई जो फाइट हो रही है उससे बाकी अंदर कुछ नहीं होता है। वो भी बैटल ही है, तो आप वेट काटते हो। कई स्पोर्ट में तो ऐसा भी है कि आपने आपने वेट दिया और आप फाइट करने लग गए, लेकिन उस टाइम आप ज़्यादा वेट नहीं काट सकते क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। एमएमए में आपने जैसे अगर मैंने आज मॉर्निंग में लेट्स से 9 बजे वेट दिया, तो कल रात को मेरी 9 बजे फाइट है, तो मॉर्निंग टू मॉर्निंग 24 घंटे हो गए, तो और आपको 10-12 घंटे मिल जाते हैं। तो टोटल आपके 34-35 आवर्स आपको रिकवरी के मिलते हैं। तो वो एक बैटल है कि आप ज़्यादा भी वेट ना काटो क्योंकि आपको रिकवर करना है। अगर आप उस पीरियड में 30-35 घंटे के अंदर अंदर रिकवर नहीं कर पाए तो वो आपका परफॉर्मेंस में दिखेगा। आप जल्दी थक जाओगे, आपको पंचेस आते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगर ब्लरी हो जाता अगर है। आपने बॉडी वाटर ज़्यादा काटा है, आपके बॉडी में वाटर नहीं है, फिर भी आप पसीने की सोना लेके या फिर ना सोना सूट पहन के आप काट रहे हो, तो ब्रेन से भी फ्लूइड निकलता है। मुझे इतनी साइंस नहीं पता है, लेकिन जो मेरे वेट कट एक्सपर्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो बताते रहते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं काट सकते क्योंकि आपको रिकवर करना है। 30-35 घंटे में अगर आप रिकवर नहीं कर पाए उतना पानी तो प्रॉब्लम है। तो ये भी एक पूरा बैटल है, आपको सीखना पड़ता है। मैं आप जाके 7 फाइट के बाद अब धीरे धीरे मेरी बॉडी को समझ में आ गया। सबकी बॉडी अलग है, तो आप सबका प्रोसेस अलग होगा, तो आपको ट्रायल एंड एरर ही आपको कर करके पता लगेगा। और आपको कॉन्स्टेंटली ये रहना पड़ता है ना कि यू हैव टू रिमेन, कि उतना वजन भी ना बढ़े बीच में भी, हाँ जी। तो हमेशा फिट रहना पड़ता है। जैसे मेरा वेट कैटेगरी है 70.7, मैं 156 LBS में खेलता हूँ लाइट वेट में। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा 80 से ऊपर तो ना जाए, क्योंकि जब फाइट कैंप आए तो मेरे पास सिर्फ 9 kg, अराउंड 9 kg काटने को हो। तो मैं नहीं, कभी कभी 81 भी हो जाता है। जब 81 हो जाता है तो फिर मैं धीरे धीरे मेंटेन करता हूँ, नीचे लाता हूँ। तो आपको हाँ वो मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, 10 kg तक हो जाता है रिड्यूस? हाँ, ऐसा नहीं, वो एक दिन में होता है वो। 2-3 महीने का क्या? पहले तो मैं 5-6 किलो एक दिन में काटता था, और पहले अच्छा। वो प्रोसेस के साथ वो बहुत ही गलत है। एथलीट आज भी काटते हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं एक लेवल पे जा चुका हूँ, मैं गलतियाँ नहीं कर सकता, छोटी छोटी गलतियाँ मैटर करती है। तो अब तो लास्ट टू लास्ट फाइट से मैंने एक डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट वो हायर किया था, फिर उनके हिसाब से काटा, पूरी साइंस के हिसाब से। तो मैं ऑलमोस्ट 8-7 वीक देता हूँ वेट कट को, धीरे धीरे, जैसे 300 ग्राम 300 ग्राम से वीक टू वीक काट के, फिर लास्ट वीक में मैं 5 से 6 किलो काटता हूँ। लास्ट डे में मैं अराउंड 3-4 किलो काटता हूँ, 3-3.5 किलो। और इतना पनिशिंग वो है सारा प्रोसेस, और इंजरीज इतनी हैं, तो फिर मम्मी आते हैं घर पे, इतना देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है तो। हाँ। मम्मी ना देखे बस ये पॉडकास्ट। ऑब्वियसली माँ तो माँ, उनको टेंशन होती है काफ़ी उनको। पापा को भी होती होगी इस बारे में, जब इंजरीज होती हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, पापा को भी होती है, लेकिन यंग एज में। आदमी थोड़ा सा ऐसा होता है कि ठीक है मेरा बेटा है, झेल लेगा। हाँ, तो हाँ होती है, लेकिन ये चूज़ किया हमने, घर वालों को भी डील करना पड़ेगा इसके साथ। तो ये जो मतलब अब तो ये ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, उत्तराखंड में भी और बाहर भी। और एक आपको ये पहली बार ये कब लगा कि यार अब मतलब कुछ हो गया है? वही, मैंने बहुत कुछ, मैंने खुद को अपने आप को विजुअलाइज़ किया वर्ल्ड चैम्पियन। मैंने बहुत कुछ चीज़ें विजुअलाइज़ करी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची कि ऐसा होगा स्पोर्ट में, मैं US जाऊंगा और मैं बड़े बड़े लेजेंड से मिलूंगा, और मैं
फाइट जीतूंगा यूएफसी में, इंडिया का नाम लूंगा, इंडिया का झंडा ऐसे लेके घूमूंगा पूरे केज में। ये तो मैंने सोचा हुआ है। आप रात को सोते टाइम ना सपने देखते हो ना छोटे छोटे, तो सब मैंने सोचा हुआ था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत ऐसा फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि कोई इंडिया में देखा नहीं था कोई हुआ है स्पोर्ट के थ्रू, तो मुझे पता नहीं था। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी है, और मेरे को अभी तक थोड़ा सा विश्वास नहीं होता है कि कब हो गया ये, कैसे हो गया। मैं देहरादून गया, बहुत सारे लोग आए, तो बहुत सारे तो मेरे दोस्त थे जो आए, इनको अच्छा लगा। लेकिन मैंने कुछ लोगों से मिला जिन्होंने मुझे बोला कि हम ऋषिकेश से आए हैं आज, सिर्फ हम हरिद्वार से आए हैं, हम पुरोला से आए हैं, दूर दूर से लोग आ रहे थे जो उनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ देहरादून में, तो सेलिब्रेट करने और मुझे बधाई देने। मुझे मेरे को मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया। मैंने बोला इनको किसने पैसे दिए हैं क्या? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है, और मेरे को बस ऐसा लगता है कि मेरे पे ब्लेस्ड हूँ, मेरे को ऊपर वाले की दुआ है। बाहर दिल्ली में भी कभी हुआ कि अरे आपको देखा है? हाँ जी, हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। ऑब्वियसली दिल्ली में इतना नहीं होता, उत्तराखंड में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया है। क्योंकि ना कवरेज, मीडिया कवरेज काफ़ी हो गया, कवरेज हो गया है, लोग जानने लगे हैं अब। वहाँ पे काफ़ी पोस्टर्स भी लगे थे, लोगों ने फ़ाइट बहुत देखी उत्तराखंड में, देहरादून में, उत्तरकाशी मेरे टाउन में। लेकिन हाँ, दिल्ली में कम होता है, इतना नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आपको लोग मिल जाते हैं, अच्छा लगता है। मेरे को कोई बोल रहा था कि अरे बड़ा वैसा लगता होगा, अच्छा सा ही लगता होगा हर कोई टाइम में। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। मैं तो नया नया है अभी। मेरा तो नया नया है, मुझे जितने लोग मिलो अच्छी बात। नहीं, ट्रेनिंग में जाते होगे जैसे अभी, तो आपके साथ पुराने लोग भी हैं, तो कुछ दिखा एटीट्यूड में चेंज? नहीं, मतलब पुराने लोगों के साथ कहाँ एटीट्यूड में। आप जिन्होंने आपको देखा है नीचे से ऊपर आते हो, वो उनको पता है कि ठीक है वैसा ही है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई हीरो नहीं है, इसने अभी कोई बड़ा काम नहीं किया। जिन्होंने देखा है नीचे से, आपको उनको पता है कि मेरी खामियां क्या है, कमियां क्या है, क्या थी, क्या होगी। लेकिन जो नए लोग मिलते हैं, ऑब्वियसली जो नए नए बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी जब एमएमए स्टार्ट कर रहा था, मेरे भी कुछ था ना कि यार इंडिया में ये एमएमए एथलीट है, उसको मैं मैसेज करता था, मिलता था तो बोलता था मुझे आपकी तरह बनना है। तो नए एथलीट मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो बड़ी बात है कि कोई आपको बोल रहा है कि आप मेरी इंस्पिरेशन हो और मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, तो इसमें कुछ तो बात है जो आपको अंदर तक, मेरे को ऐसा लगता है कि आई मेड इट, मैंने कुछ तो किया लाइफ में, कि कोई ऐसा बोल पा रहा है, कोई सोच पा रहा है, आप किसी को इंस्पायर कर पा रहे हो, तो ये अच्छी बात है। बट ऐसा लगता होगा कि हाँ यार ठीक है, लेकिन एक इम्पोस्टर सिंड्रोम भी होता है ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है अभी Exactly, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे को मिल ज़्यादा गया, मैंने किया इतना कुछ नहीं है। मिल इसलिए गया क्योंकि मैं एक इंडियन एथलीट हूँ। देखो, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ, अभी तक मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊँगा, मैं खुल के बोलूँगा, आपके पॉडकास्ट में आऊँगा, बोलूँगा देखो भाई ये गोल्ड बेल्ट है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट है, देखो कितना बड़ा काम किया मैंने। लेकिन अभी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। सिंपल 5 साल अपने आप को कंसिस्टेंटली अच्छे से दिए, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत वाला काम किया। जिस कंट्री में कोई सोच भी नहीं सकता था, जहाँ पे एथलीट अगर थोड़े बहुत उनको पैसे आ जाते थे एमएमए से, तो अपना जिम खोल लेते थे। वहाँ पे जब मेरे को ये बोला गया कि जिम खोल लो या फिर अपना पैसे कमाने लग जाओ, अब तो तुम्हारा ठीक ठाक नाम हो गया, तब मैंने बोला नहीं, मैं I'll go all the way, और मैं अभी रुकूंगा नहीं किसी हालत में, और मैं करते रहा। तो मैंने हिम्मत वाला काम किया, जहाँ पे कोई सपने नहीं देख सकता था, वो सपना मैंने देखा। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। एक इंडियन एमएमए एथलीट जो यूएफसी तक पहुंच गया, और एकदम अच्छा सफ़र है मेरा, ऐसा नहीं कि मुझे लक की वजह से मिला है। मैंने एक टूर्नामेंट जीता है, रोड टू यूएफसी, बेस्ट एशियन एथलीट के बेस्ट एथलीट जो एशिया में है, अलग अलग कंट्रीज से उठाए उनने, और उनके बीच एक टूर्नामेंट कराया, वो मैंने जीता है। मैंने साबित किया कि मैं इस लायक हूँ, मुझे बस चांस नहीं मिल गया। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। इससे मतलब नहीं कि आप कहाँ पे हो, आपकी अहमियत इससे पता लगती है आपने कितना लंबा सफ़र तय किया। एक लड़का, एक लड़की जो यूएस में पैदा हो रहे हैं,
जो मैग्रेगर के जिम के बगल में जो जो रेस बड़ा हुआ है और वो वहाँ पे जिम जा रहा है, जो यूएस में बड़े बड़े जिम्स हैं जिनने बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस दिए हैं, उस जिम में जाके उसकी पहली क्लास है और वो यूएफसी में पहुँच गया उसमें। और एक इंडिया में जब मैंने स्टार्ट किया था तो यूट्यूब से स्टार्ट किया था, यूट्यूब से मैंने टेक्निक सीखी है। एक जो वर्ल्ड क्लास कोच सिखा रहा है आपको, एक वही उस वर्ल्ड क्लास कोच की मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ, और वो भी पूरी नहीं है होगी, कोई कोई शॉर्ट्स में होंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही वो मतलब अपने बंदों को सिखा रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। वो जिसको सिखा रहा है वो भी यूएफसी में है और मैं यूट्यूब वीडियो देख के मैं भी यूएफसी में हूँ। तो मैंने मे बी हम दोनों सेम जगह पे हो लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मेरी बहुत पीछे की है, तो मैंने बहुत तेज दौड़ा है और बहुत लगन से दौड़ा है, तो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। ये बात तो जैसे नीरज चोपड़ा जी ने भी बोली थी जब वो जीते थे, तो कैसे मैं यूट्यूब से शुरू किया था, क्योंकि उनका भी वैसे ही पाथ ब्रेकिंग था। जैवलिन कोई मतलब एथलीट गया ही नहीं था इंडिया में इस लेवल पे। तो एक तरीके से आप देखते हो 2016 के बाद ये बहुत हो गया है, जब से जियो का रेवोल्यूशन आया है, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, से जो स्मॉल टाउन्स में छोटे गाँव में लोग रह रहे हैं वो ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए फील्ड्स में जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज दिख रहा है। हाँ, आपको आस पास भी आपको दिखता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेट आने की वजह से, सोशल मीडिया आने की वजह से बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं, लोगों को नुकसान भी हुए हैं ऑब्वियसली, लेकिन चॉइस इज़ योर्स, आपकी चॉइस है कि आप कुछ सीख रहे हो या रील्स देख रहे हो। आपको कुछ अच्छा करना है या बुरा करना है। ऑब्वियसली इस चीज़ का ध्यान तो रखो कि आपके ब्रेन के साथ खेला जाता है, एडिक्टिव है ये। मतलब मैं भी थोड़ा बहुत एडिक्टिव हूँ इंस्टाग्राम का, एक बार वो, क्योंकि आप रील में चलता ही रहता, खत्म ही नहीं होते। मैं एक रील दबाता हूँ तो वो कुछ एमएमए का आ जाता है, फिर एमएमए का आ जाता है, फिर मेरे इंटरेस्ट में खाने में बहुत देखता हूँ मैं, तो खाने का आने लगता है, फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं आधे घंटे तक मैं क्या कर रहा हूँ ये, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट ही आपको डोपामिन को फीड ही करता रहेगा टक टक। एग्जैक्टली। तो वो तो आपको इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस ट्रैप में ना फंसो, आप उससे सीखो अच्छी चीज़ें। इतना कुछ है आज की डेट में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल और यूट्यूब ऐसी चीज़ हो गई, आप कुछ भी लिखोगे, आप ऐसा करियर सोचोगे जो दुनिया में है ही नहीं, आप लिखोगे आपको आ जाएगा वहाँ पे सब कुछ है। तो ये तो चॉइस आपकी है। और जैसे आपने एक बात किया, फूडी भी हो आप, तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतना सारा चीज़ें को कंट्रोल करना है, कुछ ज़्यादा खा नहीं सकते, वेट को देखना है, ये है वो है, और कितने महीने तो कैंप्स में जाना पड़ता है, वहाँ अलग ही डाइट्स है। तो मतलब जब आते हो सब कुछ ये है कि अभी 2-3 महीने थोड़ा टाइम है, तो मैं तो टूट पड़ता हूँ। मैंने लिस्ट बनाई होती है, तो मैं सबसे ज़्यादा जो खाने की रील्स वगैरह होती है इंस्टाग्राम में, मैं तब देखता हूँ जब मेरी फाइट, जब मैं खा नहीं पा रहा, मैं लास्ट 2 वीक में हूँ, मेरे को बहुत कम तब खाना, तो नहीं देखना चाहिए, बल्कि मैं तभी देखता हूँ। आप तभी जब सबसे ज़्यादा क्रेव करते हो, एंजॉय करते हो, और कोई आपके सामने खाता है तो आपके मुंह से पानी निकल रहा है, तो उस टाइम पे मैं लिस्ट बना देता हूँ, ये सब खाना है, इतना कुछ खाऊंगा। मेरा जो फेवरेट है, मेरा गढ़वाली स्टाइल में मटन बनता है। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ घर जाऊँगा, अपने दोस्त के हाथ का खाऊँगा, अपनी माँ के हाथ का खाऊँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लिस्ट बना देता हूँ, और उसके बाद मैं तो टूट पड़ता हूँ, चाहे मैं बीमार पड़ जाऊँ खा के। लेकिन फाइट के बाद मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ खाना। आपको अगर कोई खाना इन्जॉय करना है, आपको पता करना है कि आप नमक कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आप क्या करोगे, आप नमक मत खाओ 4 दिन तक। आप 5वें दिन जब नमक टेस्ट करोगे ना, आपको पता लगा, आपको कुछ नहीं करना, आप कुछ भी राइस में नमक डाल के खा लो, आपको पता लगेगा कि नमक क्या चीज़ है। तो वो शायद अंदर से भी ये आता है ना कि भाई नमक ज़रूरी है खाना, तो उसका अलग मज़ा है। तो फाइट के बाद जो खाने का मज़ा है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कहीं जाते हो या आप खुद कुक करना सीखा है, या इंटरेस्ट है कुकिंग में भी? नहीं, मुझे बिल्कुल कुक करना आता है, लेकिन मुझे बस चाहिए गर्म पानी। अच्छा। मुझे गर्म पानी आप दे दोगे तो मैं उसमें मैगी भी बना देता हूँ, उसमें अंडे भी बॉईल कर देता हूँ, चाय भी बना देता हूँ। हाँ। नहीं, मैं खाना कभी मटन बनाना तो सीख सकते हो गढ़वाली। मैंने मटन बनाया 2-3 बार ट्राई किया, क्योंकि मुझे इतना पसंद है। मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल में लेके पूछा कि बताओ, पूरा जला दिया, पूरा ख़राब कर दिया। तो मेरे सीखते टाइम के एक्सपीरियंसेस खाने के इतने ख़राब है, मेरे को लगा कि मुझे डिपेंडेंट ही होना पड़ेगा किसी में। खाना बनाना सबको आना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ सबको आना चाहिए। मेरे साथ कुछ जब भी खाना बनाया ख़राब ही बनाया, मतलब इतना ख़राब बनाया कि मैं खा नहीं पाया उसको।
वो फ्रिज में ही फिर रखते रहा, उसको फिर फेंकना ही पड़ा लास्ट में। इतना कभी नमक ज़्यादा डाल दिया, कभी जला दिया, कभी कुछ कर दिया। तो मेरे को खाना बनाना आता नहीं, तो मैं बस कोई नहीं। आपको अच्छा, सब कुछ नहीं आता ना, हाँ सही बात है, कुछ चीज़ों में मतलब एफर्ट ही दे सकते हो। सही बात है। और उतना फिर ये है ना कि टाइम एनर्जी वहाँ पे रहता नहीं आपको इतना, यू आर फॉर एवर इन्वॉल्व इन UFC एंड MMA, कैसे ट्रेन करना है, कैसे स्टडी करना है। आपको एक बार आ गया खाना बनाना तो आप जल्दी जल्दी बना देते हो फटफट। लेकिन अगर आपको नहीं आया, आप सीख रहे हो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, तो वो टाइम देने और का सबसे टाइम नहीं बुरी मिल रहा। बात ये होती है कि जब आप चाहते हो और तब नहीं आ पा रहा है, तो बहुत ही खराब लगता है। अच्छा, आपने जैसे बात की बाहर बहुत रेयर हैं कि आपको इंडियन MMA फाइटर्स मिलें, UFC में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जब आप पहली बार गए वहाँ पे, तो क्या एटीट्यूड था वहाँ पे लोगों का? बिल्कुल अच्छा एटीट्यूड नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। इंडियन को मानते ही नहीं, पता नहीं क्यों। शायद इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया की इमेज ही इस तरीके से बनाई है कि बहुत गरीब कंट्री है, सिर्फ योगा करते हैं और सरवाइव कर रहे हैं किसी तरीके से। मतलब बड़ी ऐसा है नहीं। मैं बिल्कुल। अरे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यार। तो पता नहीं, बहुत बुरी इमेज बनाई है। और अगर मैं बोलता हूँ किसी को भी, कोई एथलीट मिलता है मुझे रशिया से, US से, मैं उसको बोलता हूँ मैं इंडिया से हूँ, और वो देखते हैं ये तो अच्छा है। वो बोलते हैं अच्छा इंडिया से तो हो, लेकिन कहाँ पे ट्रेन कर रहे हो, रेस कहाँ पे हो? मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि आप इंडिया US में होगा, US में होगा, या फिर ना यूरोप से होगा कहीं पे। जैसे कनाडा में इतने सारे इंडियंस हैं, वहीं पैदा हुए। तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं इंडिया में ही हूँ, मैंने ट्रेन इंडिया में किया है, मैं वहीं पे, सब कुछ मेरा इंडिया से ही है। तो ऐसे दिखते हैं कि इंडिया में MMA, उनको विश्वास नहीं होता है कि इंडिया में MMA। तो वही एक उस चीज़ का ना मुझे थोड़ा सा ना गुस्सा हो गया, क्योंकि जब मैं बाहर ट्रेन करने गया थाईलैंड, बाली, मैंने रियलाइज़ किया यार ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। ये समझते हैं कि इंडियन फाइटर ही नहीं हो सकता। इनको लगता है इंडियन सिर्फ योगा करेंगे, या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, या फिर होटल्स में काम करेंगे, क्योंकि बाहर उनने यही देखा इंडियंस या तो बाहर है तो वो डॉक्टर्स हैं या होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो विश्वास ही नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का मुझे गुस्सा है कि उनको दिखाना है कि भाई हम इंडियंस, मैं बोल रहा हूँ, इंडियंस इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। वो कोई भी काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, वो मन से करते हैं, और हर चीज़ में सक्सेस मिल सकती है उन्हें। और स्पोर्ट्स में तो अब देखिए ना, आप हर जगह ही जा ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नए स्पोर्ट्स, जैसे UFC MMA, सब काफ़ी नई चीज़ है इंडिया के लिए। कभी वो एक्सपोजर मिला ही नहीं, तो कभी पता ही नहीं चलेगा। अभी आपने जाके दिखाया है कि हाँ भाई कर सकते हैं इंडियंस भी। तो और लोग भी जो सोच रहे थे या सेल्फ डाउट में थे कि यार हम पता नहीं क्या रिसोर्सेज भी हैं या नहीं है, जैसे आपने बताया ये क्रॉस ट्रेन का यहाँ पे है साकेत में, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। मैक्सिमम लोग जो मान ले बच्चे हैं, कहीं छोटे से टाउन में बैठा है, कोई पंजाब में है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। उनको तो लगता है ये बाहर ही होता है। तो लोग ये भी करते हैं, बच्चे डायरेक्ट चले जाते हैं बाहर। ये सोचते हैं कि इंडिया में तो होगा नहीं, तो हम सीधे बाहर जाके ट्रेन करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, बाहर बड़े जिम्स में आपको हाई लेवल ट्रेनिंग ही मिलेगी, वो बेसिक्स नहीं सिखाएंगे आपको। बच्चे वहाँ जाके रियलाइज़ करते हैं यार यहाँ हमें कोई सिखा ही नहीं रहा है, हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वहाँ पे 100 लड़के ट्रेन कर रहे हैं, 100 एथलीट ट्रेन कर रहे हैं, उनमें से अगर 90 मतलब कर चुके हैं, जिन्हें बेसिक क्लियर कर चुके हैं, तो 10 पे फोकस नहीं करेंगे, वो 90 पे ही फोकस करेंगे। तो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्लीज़ इंडिया से स्टार्ट करो, क्योंकि जैब क्रॉस आपको लेफ्ट हैंड थ्रो करना, राइट हैंड थ्रो करना, जो यहाँ पे बेसिक्स में सिखाया जाएगा वही वहाँ पे सिखाया जाएगा। तो आप, और यहाँ पे आप पे फोकस भी किया जाएगा, आपकी कंट्री है, तो आप एकदम से डायरेक्ट उड़ के कहीं मत चले जाओ। आप पहले इंडिया में आओ, अपने बेसिक क्लियर करो। एक टाइम आएगा, जैसे मेरा टाइम वो आ चुका है कि अब मुझे बाहर जाके ट्रेन करना पड़ेगा। मुझे हाई लेवल एथलीट के साथ ट्रेन करूँगा, मैं उनके साथ स्पारिंग करूँगा, अच्छे कोचेस के अंडर ट्रेन करूँगा, पूरे एक सिस्टम के अंदर ट्रेन करूँगा, तभी, क्योंकि मेरा वहाँ पे हूँ मैं। तो लेकिन आप जो भी करो, आप अगर अच्छे से कर रहे हो, बट वो भी पॉसिबल तभी है, या तो आप इतने अमीर घर से हो कि आप उनको अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे जीत के प्राइज मनी से उसमें इन्वेस्ट करो। वो एक प्रोसेस है, स्टेप है। एकदम से तो आपको प्राइज मनी भी नहीं देता कोई। मेरी तो
13-14 फाइट ऐसी हुई है जहाँ पे मैंने अपने पैसे दिए, आपको पैसे देने पड़ेंगे 3-4 हज़ार रुपये अच्छा। एंट्री फीस, हाँ। और उसके ऊपर से आपको वो दे देंगे, एक ट्रॉफी दे देंगे छोटी सी 50 रुपए की। लेकिन उस टाइम तो वही बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मेरी ट्रॉफी, एमेच्योर ट्रॉफीज आज भी मेरे घर में ऐसे सजी है कि हाँ। जैसे आज के मेडल्स भी नहीं सजे इतने, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, पहले तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। इंडिया में स्पोर्ट का ऐसा है कि स्पोर्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट पे इतना फोकस नहीं किया जाता। अब तो धीरे धीरे रेसलिंग पे थोड़ा किया जाने लगा। हाँ, रेसलिंग का मैं जैसे देख रहा हूँ, बाहर जाके कोचेस से ट्रेन करते हैं, वो काफ़ी बढ़ गया है अब। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसा है, इंडिया एक गरीब कंट्री है। आप मानो मत मानो, आप जितने भी ओलंपिक कंट्रीज देखो जिनने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल मारते हैं, अगर टॉप 10 कंट्रीज देखो, वो 10 की 10 फर्स्ट वर्ल्ड है उनके। वो उस स्टेज पे पहुंच गई है वो कंट्री जो सोच सकती है कि हम चलो स्पोर्ट पे ध्यान देते हैं, हमें पुअर्टी पे ध्यान नहीं देना, हमें एजुकेशन ठीक हो गई हमारी, हमारा मेडिकल सिस्टम ठीक है, तो चलो हम स्पोर्ट पे ध्यान देते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा है कि हमें और चीज़ों पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, स्पोर्ट पे इतना नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट पे भी होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। पहले तो आप एक्स्ट्रा को करिकुलर की तरह ही है बस, को करिकुलर होना चाहिए, मतलब एक पीरियड उसका लगा दो बस। लगा दो, थोड़ा सिस्टम सही होना चाहिए। लेकिन आप कैसे करोगे ना, आपको हेल्थ सही करनी है, आपको बहुत कुछ, कोविड में हम कितने परेशान हुए, तो वो सिस्टम ज़्यादा सही, उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। बट क्या इसको आपको लगता है कि मतलब पैसे खर्च करके ही मतलब हम मतलब ज़्यादा मेडल्स ला सकते हैं, ज़्यादा एथलीट्स कर सकते हैं? क्या पैसा एक है या एक कल्चर होता है, या जैसे आप पे किसी ने नहीं किया, इट्स अ सेल्फ थिंग कि मेरे को खुद करना है? कल्चर, आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला। कल्चर अगर बन गया तब आपको किसी रेसलिंग में इतना गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने पहले रेसलिंग में मेडल ला के दिखाया। सुशील कुमार हुए या फिर और भी रेसलिंग, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, इनने मेडल्स लाए। और अब रेसलिंग ऐसा हो गया है कि अब रेसलिंग में हर कोई फोकस कर रहा है, गवर्नमेंट से लेके बिजनेसमैन से लेके सब जा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं एथलीट्स को, वो क्योंकि उनको पता है कि पोटेंशियल है इसमें। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि आपको किसी एक को पहले निकल के आना पड़ेगा साबित। नीरज चोपड़ा, उन्हें जैवलिन में, अब देखो माँ बाप बच्चों जैवलिन भेज रहे हैं। ये भी गलत है। ये दूसरी साइड पे गलत हो गया। माँ बाप फोर्स करे पढ़ो लिखो मत जैवलिन में। तो वो भी है ना कि मोटिवेशन क्या है? क्या आपका मोटिवेशन ये है कि फेम मिलेगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे, या फिर एक पैशन है उसके बारे में? क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। जब आप जैसे इस इतने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में होते हो, ओनली पैशन कैन सस्टेन यू, और कुछ हेल्प नहीं कर सकता है। कुछ हेल्प नहीं कर सकता। और चीज़ें आपको आदतें डेवलप करनी पड़ेगी अपने पे, कि अगर तो आप कितने परेशान हो, लेकिन आपने सोचा है कि 11 बजे सो जाऊंगा तो 10 बजे रूम की लाइट बंद कर दो, तो ऑब्वियसली ऐसे स्पोर्ट में आप परेशान होते हैं, इंजर्ड होते तो कुछ हैबिट्स डेवलप करने में को लगता है कि मैंने ये रियलाइज़ किया है, पैशन से ही सब कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको कुछ हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। कि मुझे मॉर्निंग 7 बजे ट्रेनिंग जाना है तो जाना है, रात को जाना है तो जाना है, इतने घंटे सोने, 8 घंटे सोने हैं तो सोने हैं, 11 बजे सोना है, 6 बजे 7 बजे उठना है, तो आपको करना है वो। आप चाहे कुछ हो जाओ, कितने परेशान हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी फैमिली में कुछ हुआ है आपको, तो ये हैबिट ज़रूरी है। उसके ऊपर से ऑब्वियसली आप धीरे धीरे टाइम टू टाइम मोटिवेट होना भी ज़रूरी है। लोग बोलते हैं मोटिवेशन काम नहीं करता, क्यों नहीं काम करता? बिल्कुल करता है। आपको टाइम टू टाइम, रोज़ आप मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते, लेकिन टाइम टू टाइम होना ज़रूरी है आपको। ट्राई करो कि आपके अराउंड ऐसे लोग हों, आपके कुछ दोस्त हों, फैमिली हो, जो आपको ये याद दिलाते रहे कि हम हैं साथ में। अगर तू नेक्स्ट फाइट नहीं जीता, तूने आगे जाके कुछ जो सोचा है वो नहीं भी हुआ, तो हम तो खड़े हैं यहाँ पे। वो ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत इनसिक्योर हो ना, इनसिक्योर आदमी ज़्यादा नहीं पहुँच सकता। अगर वो ऐसा है कि यार ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मैं तो तबाह हो जाऊँगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छे लोग होना ज़रूरी है, तो ख्याल रखो। हाँ नहीं, सही बात है। और जैसे आपने बात की, फेम की हम बात कर रहे थे पहले, तो अभी तो इतने सारे मैं देख रहा था कि आपने कहीं पे कहा है कि पहले मैं सबका रिप्लाई करता था, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो गया है।
मुझे बच्चे गाली देने लगे हैं क्योंकि जब मेरे 5-6 हज़ार फॉलोवर थे तो मैं ट्राई करता था सब किसी का भी मैसेज आता था मैं उसको रिप्लाई करता था अच्छे से। अब वो मुझे ये मैसेज करने लगे अब आप स्टार बन गए हो, आप रिप्लाई नहीं कर रहे। मैंने बोला यार अब कैसे रिप्लाई करूं मेरे भाई। अब मतलब अब ऐसा है ना कि बट क्या क्यूरी क्या होती है सबकी कि क्या जानना चाहते हैं लोग? यही जानना चाहते हैं कि सबको लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो वो भी उनको लगता है कि ये लड़का सक्सेसफुल हो गया यही स्पोर्ट करके, तो मुझे भी सक्सेस चाहिए। तो इसके पास मंत्रा होगा, इसके पास मंत्रा होगा कि सक्सेसफुल कैसे होते हैं। मैं भी ऐसे ही मैसेज करता था, अभी मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे ऐसे, मैंने खुद ऐसे मैसेज किए 10 एथलीट्स को, इंटरनेशनल सबको, कि मैं पूरा रेडी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आप मुझे एक बार चांस दे दो। मेरे को एक लड़का मैसेज कर रहा था कि सर मुझे अपने साथ रख लो। हाँ। और मुझे अपने साथ रख लो, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैंने कोई फ़ाइट नहीं खेली, लेकिन आप मुझे चांस दोगे तो मैं बहुत आगे जाऊँगा। मैंने बोला यार इतना पैसा भी नहीं आया मैंने बोला मैं ज़रूर, मेरा एक ये सपना है कि मैंने ना कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, लेकिन मैंने फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देखी है। मैंने पैसे का काम पैसे ही कर सकता है, ये मैंने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था। अगर मुझे एमेच्योर इवेंट का मैंने रजिस्ट्रेशन तो भर दिया 3,000 रुपये, लेकिन अब मैं बॉम्बे में कैसे जाऊंगा ट्रेन से, वापस कैसे आऊँगा, वहाँ क्या खाऊंगा, कैसे रहूँगा, दिमाग में वो कैलकुलेशन एग्जैक्टली उसके लिए पैसे ही चाहिए। आप कहीं जाके नहीं, आप टीटी को नहीं बोल सकते देखो भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा था, मैं 1 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, भूखा हूँ, मुझे तो पैसे का काम पैसा ही करेगा। तो पैसा चाहिए आपको, ये झूठ है कि लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा कुछ नहीं करता है, पैसे का काम पैसे करेगा। तालियां नहीं करती ना। अब मुझे यूएस जाना है तो मेरे को अपने कोच की टिकट करानी है, यूएस की 2-2.5 लाख की तो टिकट हो रही है। तो मैं नहीं मैं बोल रहा हूँ कि देखो कितनी तालियां बज रही हैं मेरे लिए, ठीक है ना। ये टिकट में जाके ऐसे नहीं बोल सकते ना, कन्वर्ट नहीं हो सकता ना पैसे में तालियां। पैसे का काम पैसे ही करेगा। तो हाँ ये ज़रूरी है कि आपको पैसा चाहिए। आप एथलीट, अगर आप एमेच्योर एथलीट हो, आप पैसा जमा करके ज़रूर आओ कहीं पे भी। ध्यान रखो कि आपके छोटे टाउन में जितना पैसा लगता है 1 साल के लिए उतना यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन मेरा ये है कि अगर लाइफ में कुछ हो गया, जो सपने देखे हैं वो पूरे हुए, तो मैं ज़रूर ये ट्राई करूँगा कि जो सच में डेडिकेटेड एथलीट है वो पैसों की वजह से ना वो पीछे ना हटे। क्योंकि बहुत सारे एथलीट हटते हैं, क्योंकि आपको अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, आपको अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट करना है, तो आप ये सोचोगे कि मैं पहले पैसे कैसे कमा लूँ। जैसे आपने बोला था ना कि जिम शुरू कर लेते हैं, तो एक पॉइंट आ जाता होगा शायद कि यार अब और इससे आगे नहीं कर सकते पैसा खर्च, अब अपना ही कुछ शुरू करते हैं। बट इसमें मैं एक डिसिप्लिन पे आपने काफ़ी फोकस किया है, तो ये डिसिप्लिन सब बोलते हैं कि यानी, और कुछ लोग जो जैसे आप जैसे लोग हैं जो होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन लोग पूछते हैं यार कैसे हो सकते हैं डिसिप्लिन। मतलब बोलना आसान है लेकिन आपने तो किया है, तभी नाम डिसिप्लिन है। बहुत मुश्किल है डिसिप्लिन होना, बहुत। सबसे मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कोई है दुनिया में तो वो है एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे जागना रोज़। चाहे वीकेंड हो, चाहे आपके दोस्त आ गए हो आपके घर पे, अगर किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, आपको कहीं इनवाइट किया जा रहा हो, सख्त लौंडा बनना पड़ेगा आपको। खतरनाक, कहीं किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना होना, एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे जागना रोज़। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, लेकिन लंबे टाइम तक। जैसे अगर मेरा 3 महीने का कैंप है तो 3 महीने में चीट नहीं कर सकता। आगे पीछे कर सकता हूँ। अभी अगर मैं ऑफ कैंप में हूँ तो वीक में मैं 1 दिन दे देता हूँ अपने आप को। सैटरडे फाइट हुई तो मैं बोलता हूँ सैटरडे चलो कोई नहीं, सैटरडे थोड़ा सा 1 बजे सोऊंगा आराम से। तो डिसिप्लिन होना मुश्किल तो है, लेकिन यही आपको वो चाहिए, मंत्रा चाहिए सक्सेस का, तो यही है डिसिप्लिन। सख्त बनो, मोटिवेटेड नहीं रह सकते आप हर टाइम। हाँ, तो एक अपना रेजिमेंट होना चाहिए जिसको आप फॉलो करने की हिम्मत भी हो। सही बात। अच्छा, ये कोई जैसे आपने $50,000 जो US डॉलर्स आपको मिले फाइट के लिए,
उसके बाद किसी ने पैसे वैसे मांगना शुरू किया कि यार कुछ पैसे दे दे मेरे को भी, अब तो बहुत अमीर हो गया तो? अमीर में हुआ नहीं, हाँ। मैंने $50,000 कन्वर्ट किए, मैंने बोला इतने बन जाएंगे, मज़ा आएगा। फिर मुझे मेरी मैनेजमेंट टीम ने बताई, देखो भाई 10-15% तो हम ले लेंगे 30% आपका कटेगा वेगस का टैक्स। हाँ। अच्छा, आपको आपने किस किस से उधार लिया है उस पूरे काम में? अच्छा, वो आपको पता लगता अरे कुछ बचा ही नहीं। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा है वो आगे भी तो यूज करना है। वो आगे यूज़ करना है और वो कम पड़ेगा हाँ। क्योंकि आप सोच रहे हो आपको यूएस जाके ट्रेन करना है तो वो कम हाँ। पड़ेगा, तो आपको पता लग, तभी MMA एथलीट बोलते हैं ना कि कितना भी पैसा मिल जाए कम है, क्योंकि आपको कोचेस को देना है, आपको अपनी ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा है। मतलब जितना मिल रहा है 50% तो सीधा गया। 50% तो सीधे गया, टैक्स वैक्स मैनेजमेंट सीधा। आपके पास 50% बचा, और उसमें अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे फाइट ऑफ द नाइट बोनस नहीं मिलता वो $50,000 तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। बिल्कुल सही बात। तब मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे के बारे में इतना नहीं सोचता हूँ। अगर मैं सोचता तो मेरे पास पैसा होता, लेकिन अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं बस ये सोच रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी है कि मुझे अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, ये करना है वो करना है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी अभी ये नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है कि ग्रो करना, स्किल अपनी अच्छी करना, और वर्ल्ड चैम्पियन, पहले तो वर्ल्ड क्लास फाइटर बनना, टॉप 10 में पहुंचना UFC के लाइट वेट डिवीजन में, और उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियन बनना। मे बी मैं एक बार वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँ, पैसा तो खुद आ ही जाएगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि अच्छा यार पैसा भी चाहिए लाइफ में, बड़ी गाड़ी लूँगा। वो तो एक उसका एक बाई प्रोडक्ट है ना। वो तो जब वहाँ पे पहुँचोगे तो पैसा तो बहुत हो ही जाएगा। सही बात। तो मैंने फेम और पैसे के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने ये सोचा हमेशा कि कितना नाम होगा मेरा, मेरे घर वालों का कितना नाम होगा अगर मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन गया, तो UFC में पहुंच गया। तो आप पहुँचे, और अभी 2026 का आपने टारगेट रखा है जीतने का। मैं चाहता हूँ और पूरे देशवासी चाहते हैं कि आप जीतें, 2026 से पहले ही हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। प्लान तो ये है, रेस लगाएंगे जल्दी करने की। और फ्यूचर में होपफुली आप जब ये सब हो जाए, अपना टारगेट्स अचीव हो जाएं, तो और बच्चों के लिए कैसे मदद करना है उनके बारे में भी थोड़ा कुछ करें, उत्तराखंड में, दिल्ली में, जहाँ पे भी आपका मन हो। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं आपको चाहूँगा कि सक्सेस भरपूर मिले, पैसा भरपूर मिले, फेम वो सब तो मिलता ही रहेगा। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच में बड़ा मज़ा आया बात करने में। मुझे तो पता भी नहीं लगा कि टाइम कहाँ गया गपोड़ी में। लेकिन फिर मिलेंगे, फिर से बात करेंगे, नेक्स्ट फाइट जीत के आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। बिल्कुल। और आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छा करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक हिंदी पॉडकास्ट भी इतना अच्छा कर रहा है, और इतने व्यूज़ हैं आपके, और इतनी ऑडियंस है आपकी। फ्यूचर वही है। फ्यूचर वही है। और रीजनल लैंग्वेजेस में अपना देसी कंटेंट। सही बात, मतलब आपको होना चाहिए ना, आप मतलब आपको अपने रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। आप जो हो वो हो यार। Exactly. मैं कहीं पे भी चले जाऊँ, मैं हूँ वही पहाड़ों का, इंडिया का एक लड़का, मैं उसी से बना हूँ, तो आपको वो नहीं भूलना चाहिए। बाकी तो सब बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके।